मैं राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। देखो, आज हम समय थोड़ा कम था, मैं कहीं बाहर था, फिर भी मैंने सोचा कंटिन्यूटी नहीं टूटनी चाहिए और शाम को आपका वादा कर रखा था इवनिंग की क्लास का, इसलिए दो सेक्शन को लिया गया है। तो उस दो सेक्शन से पहले एक आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए चीज़ को बता दें। चलो पहले सिलेबस बता देते हैं, ठीक है ना। सिलेबस के अंतर्गत देखो, जो अपने टेस्ट है उस टेस्ट की डेट अब अपन ने नेक्स्ट वेडनेसडे, और वेडनेसडे है जो अपने 28 को रखा है ना, बुधवार को लेके आ गए हैं। 28 वेडनेसडे को रखा है। आप साथ के साथ में अब पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब वेडनेसडे को क्या क्या चीज़ें रखी है देखो, इसके अंतर्गत जो दिया हुआ है, ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र। उस समय जो प्रारंभिक ईस्वी काल की बात कर रहे हैं अपन, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र कौन से थे, और प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म और संस्कृति। प्राचीन राजस्थान में कैसा समाज की स्थिति थी, क्या धर्म वगैरह, इनके बारे में देखना है, ठीक ना। इसमें भी कौन सी टॉपिक कोई चीज़ नहीं मिले तो अपन लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे, क्या चीज़ इसमें पढ़नी है। नेक्स्ट आ जाओ आप लोग। हाँ, जो ये पॉलिटी वाला पोर्शन है, पॉलिटी के अंतर्गत जो अपने संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, इसको तो रिपीट करना ही करना है। और इसके साथ में जो संवैधानिक संशोधन है, संवैधानिक संशोधन जितने आज तक हो रखे हैं, इन संवैधानिक संशोधनों के बारे में देखना है। और जो अगस्त की क्रोनोलॉजी है, अगस्त की क्रोनोलॉजी के अंतर्गत आपने मासिक घटनाओं का सार संग्रह, स्मरणीय तथ्य पढ़ लिया, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य पढ़ लिया। अब आपको आपके अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी पढ़ लीजिए। एक तो इसके अंतर्गत, इसको एक सिलेबस आपके उस पर टेलीग्राम पे भेज देंगे, फिर भी आप देख लो। अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, हालांकि करंट के हिसाब से आ सकता है, बाकी ये इतना एप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक ना। फिर आप आर्थिक परिदृश्य और पारदर्शिक परिदृश्य जो नेक्स्ट टेस्ट है उसके अंतर्गत इसमें थोड़ा सा और ले लेंगे। बाकी अभी तक आप इतना ही देख लीजिए, सफिशिएंट है। 24 पेज तक आपको इसके अंतर्गत देख लेना है, 24 पेज, ठीक ना, 24 पेज तक देख लीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके अंतर्गत देखो, नगरपालिका की संपत्ति, इसको आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, ये चीज़ें यहाँ तक आपको पढ़ लेनी है। अब देखो, अपन ने जो इनके एक्ट देखे, और इसके अलावा देखो जो योजनाएं हैं, योजनाओं के अंतर्गत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, एक तो इस योजना को पढ़ लेना है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना, ये योजनाओं को अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसमें 2 योजना इस बार पढ़ना है, एक दिन भी तो एक्स्ट्रा अपन ने कर दिया है। अब इन चीज़ों को देखो, धीरे धीरे आपको लगेगा ये सारे आपके येलो हो जाएंगे, उस दिन आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और अपन को थोड़ी सी देखो स्पीड अच्छी रखनी है, और पूरा विस्तृत कार्यक्रम भी धीरे धीरे आपके घोषित कर दिया जाएगा। आने वाले समय के अंतर्गत बहुत सारी छुट्टियां आ रही है, तो उसमें बहुत सारा काम हो जाएगा। तो आपको लगातार लगना है और लगातार अच्छी मेहनत करनी है। अब इसके अंतर्गत देखो, एक मैं बात बताता हूँ, जो अपने महात्मा गांधी जी ने कहा था कि आप दिन के अंतर्गत जो भी काम करते हैं, उसके अंतर्गत इस प्रकार से सोचो कि ये मेरा आज अंतिम दिन है। एक दिन अंतिम दिन तो आना तय है, ये तो फिक्स है। तो अपने जिस दिन भी हर रोज काम करो तो ये सोचो कि आज मेरा अंतिम दिन है, कितना मैं बेस्ट कर सकता हूँ, कितना मैं अच्छा कर सकता हूँ। दिल खोलकर काम करना है, एक एक समय की मिनट का उपयोग करना है, फालतू कहीं व्यर्थ नहीं चला जाए। इस प्रकार से यदि आप ये 9 महीने काम करोगे तो 9 महीने के अंतर्गत आपको परिणाम भी बिल्कुल अचंभे वाले परिणाम आएंगे, बहुत ही आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे। आपके काम का, जो आपने जिसको काम करने का चाहा है, उसकी परिणति हो जाएगी। और इसमें आपको बिल्कुल फोकस होकर के काम कर लो। ये समझो कि हर दिन आपको 9 महीने, इतना कोई ज़्यादा बड़ा टाइम भी नहीं है,
कि ऐसा कोई पूरा जीवन आपका निकल रहा है, 9 महीने आप पूरा दच्चित होकर के काम कर लीजिए। चलो लेट्स स्टार्ट। मैं कुछ चीज़ें वापस से वही बता रहा हूँ जो अपने सबसे फर्स्ट दिन क्लास के अंतर्गत बताया था कि ये चीज़ें क्या है, ठीक है ना। 11 सितंबर 2009 को इसमें 344 एक्ट दिए हुए हैं। अब देखो अपन ने प्रारंभिक में देखो भाई, परिभाषाओं वाला तो आप पढ़ना ही पढ़ना है। ये दो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको परिभाषाएं देख लेनी है। नगर पालिका का गठन और शासन, ये अपन ने देख लिया। फिर कार्य संचालन और वार्ड समिति 51 से 66, ये भी अपना कंप्लीट हो गया है। अब इस बार के जो सेशन हो रहा है, इस बार सेशन के अंतर्गत नगर पालिका की संपत्ति जो 67 से लेकर के 75 तक आई हुई है, ये देखना है। इसके अलावा ये पूरी सारणी आपको याद हो जानी चाहिए, और कहां से कहां तक इसके अंतर्गत धाराएं हैं। जो नगर पालिका के वित्त और नगर पालिका की जो निधि है, ये 76 से 88 तक दिया हुआ है। 6 नंबर आपके है नहीं, तो आप नियर अबाउट ये देखिए कि इस वीक के अंतर्गत 100 आपके धाराएं कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन बिल्कुल और अच्छी स्थिति के अंतर्गत चल रहे हैं। जैसे ये उधर वाला नहीं है, फिर अपना जो 7वां होगा, फिर नेक्स्ट 9 और 10 नहीं है, फिर 11 और जो 12 है नगरीय विकास और नगरीय योजना, नगर पालिका की शक्तियाँ और अपराध 200 से 297। फिर इसमें भी जो 13 और 14 ही है अपने अभियोजनवाद 298 से 308 और नियंत्रण 309 से 327। तो ये आपके पास में चार्ट इस प्रकार से बना हुआ हो, और चार्ट को बार बार इसको रिवीजन करना है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन तो इससे चार्ट से ही, खाली आपने 17 अध्याय देख रखे हैं उससे ही काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको अच्छे से इसको पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये इसके अंतर्गत मेरा मुख्यतः बात को कहना है। अब ये मैं बार बार चार्ट इसीलिए बताया, जिसने अगर कोई फर्स्ट क्लास यही देख रहा है तो भी उसको ये चीज़ें पता चले। क्लास को स्टार्ट कर देते हैं फटाफट के अंतर्गत देखो, जो अध्याय 4 है, अध्याय 4 के अंतर्गत अभी अपन ने देखा था कि ये कहां से कहां तक है। ये अध्याय, इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं, ये धारा 67 से लेकर के 75 तक है। और इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है कि नगर पालिका की संपत्ति के बारे में दिया हुआ है। अध्याय 4 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है, नगर पालिका की संपत्ति, म्युनिसिपल की प्रॉपर्टी कौन सी है, किस प्रकार से इस प्रॉपर्टी को कैसे ये अधिग्रहण करते हैं, कैसे इसकी संपत्ति के बारे में किस प्रकार की कौन कौन सी संपत्ति इसके अंतर्गत आती है। ये सारी चीजें इस नगर पालिका की संपत्ति के अंतर्गत दी हुई है। इसको अपन देखेंगे, और आज मुख्यतः 67 और 68 दो धाराओं के अंतर्गत ही बात करेंगे। समय थोड़ा कम है और मैं कहीं बाहर था, इस वजह से। चलो लेट्स स्टार्ट। अब ये कह रहा है पावर टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी। पावर कैसे है, किस प्रकार से नगर पालिका, भाई ये नगर पालिका हो गई, ये नगर पालिका का क्षेत्र अधिकार हो गया। इसके आगे जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी है, नगर पालिका का क्षेत्र अधिकार हो गया। अब ये किस प्रकार से एक्वायर्ड करेगी, कैसे किसी चीज का अधिग्रहण कर सकती है। यहां से यदि कोई रोड निकलनी है तो वो नगर पालिका को लगता है यहां पर किसी चीज को आती है तो किस प्रकार से अधिग्रहण कर सकती है, क्रय कर सकती है, और उसको किस प्रकार से लिया जा सकता है। कोई दान के अकॉर्डिंग आई है तो भी उसके ये चीजें इसके अंतर्गत आ रही है। उसको अधिग्रहण किस प्रकार से किया जाता है और उसका होल्ड कैसे किया जाता है, उसको किस प्रकार से खरीदा जाता है, एक प्रकार से, है ना। तो देखो इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ, 67 के अंतर्गत दी हुई संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति, पावर टू एक्वायर्ड एंड होल्ड, धारण किस प्रकार से उसको धारण किया जाए। तो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगर पालिका को नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के चाहे भीतर हो, ये कोई जरूरी नहीं कि इसके सीमाओं के भीतर, ये देखो ओरिजिनल एक्ट पढ़ने से पता चलता है। बाकी चीजें, ये चीजें पता नहीं, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, कोई जरूरी नहीं कि इसके नगर पालिका के भीतर ही होनी चाहिए। चाहे दान द्वारा भी हो सकता है कि भाई ये इस नगर पालिका को हमने दान दिया, किसी ने अपना खेत दे दिया या कुछ भी दे दिया, या क्रय, इन्होंने कुछ पैसे देकर के लिया है। अन्यथा जंगम या स्थावर। या जंगम और स्थावर का मतलब ये है, ये एक तो चीज क्या होती है, एक तो मूवेबल और एक अनमूवेबल है, ठीक नहीं। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई खेत लिया है, तो वो तो क्या हो गया, जैसे जंगम हो गया। स्थावर के अंतर्गत क्या है, जैसे कोई एक मूवेबल हो गया, जंगम का मतलब मूवेबल, और ये हो गया स्थायी। जैसे कोई उसके अंतर्गत आपके नगर पालिका के अंतर्गत कोई बसें हैं जो इधर से उधर चलायमान है, मूवेबल है। इन संपत्तियां, इनमें से कोई हित अर्जित करने और हित धारित करने की शक्ति होगी। ये 67 के अंतर्गत दिया हुआ है, संपत्ति अर्जित धारण करने की शक्ति किस प्रकार से है।
चाहे वो उसके भीतर हो चाहे बाहर हो, चाहे वहन दान द्वारा चाहे क्रय द्वारा, जंगम हो चाहे मूवेबल हो अनमूवेबल हो, किसी भी स्थिति के अंतर्गत वो उसको हितधारित करने की शक्ति दी हुई है। पावर टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी, ये 67 के अंतर्गत दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, संपत्ति का नीत होना, कौन कौन सी चीजें हैं जो नगर पालिका के अंतर्गत नीड होगी। वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, वेस्टिंग ऑफ प्रॉपर्टी, ये देखो मूवेबल और इमूवेबल ये भी लिखा हुआ है, जंगम मूवेबल और स्थावर हो गया इमूवेबल, जो इधर से इधर नहीं चल सकती है ना। वेस्टिंग ऑफ, संपत्ति के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें संपत्ति में नीत हो जाएगी, तो ये 68 के अंतर्गत दिया हुआ क्या नीत होगी। इस धारा में उसके पश्चात विनिर्दिष्ट स्वरूप, जो स्वरूप दिया गया है स्पेसिफाइड किया गया है, जो एक तो राज्य सरकार ने यदि वहां पर पहले कह रखा है भाई ये राज्य सरकार के अंतर्गत भी कुछ चीजें नीत हो गई, तो वो राज्य सरकार की ही है, वो उस नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। उसके अलावा बाकी सारी चीजें किसके अंतर्गत आ जाएगी, नगर पालिका। विशेष रूप से आरक्षित नहीं कही गई, इसका मतलब राज्य सरकार यहां से चीजों को क्या कर सकती है, आरक्षित कर सकती है। ये यहाँ 5 स्टार, इसीलिए कह रहा हूं भाई बंधु एक्ट पढ़ लो, एक्ट पढ़ लो, अभी समय है, एक एक लाइन और बाद में भी पढ़ना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूं, यदि किसी को सिलेक्शन होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा दोहराई नहीं है। अभी लगेगा अच्छा मैं बिल्कुल इसमें आपको बिना इस एक्ट के पढ़ाऊं तो कि यार सर ने ठीक करवाया, जल्दी करवा रहे हैं की गई। तत्सम प्रवृत्ति किसी अन्य विधि का अधिधीन रहते हुए, मैं आपको अच्छा एक जो स्टूडेंट भी बना रहा हूं, जिसके अंतर्गत अच्छी चीजें किस प्रकार से एब्जॉर्व की जाती है। नगर पालिका में नीत होगी, नगर पालिका की होगी ऐसी संपूर्ण अन्य संपत्ति सहित, चाहे वह अन्य स्वरूप या किसी प्रकार की हो, विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं की गई है। नगर पालिका में यदि कोई राज्य सरकार उसको आरक्षित नहीं करती है, तो बाकी सभी उस क्षेत्र के अंतर्गत जो चीजें आ रही किसकी है, नगर पालिका के अंतर्गत आती है। उसके निदेश प्रबंध नियंत्रण के अधीन होगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधिधीन प्रयोजन के लिए उसे न्यासी के रूप में धारित और उपयोजित होगी। ये क्या होगा, हाँ, हेल्ड एंड अप्लाइड बाई ट्रस्टी, जैसे कोई एक न्यासी ट्रस्ट काम करता है उसी ट्रस्ट की तरह ये इसके अंतर्गत इनका सार संभाल करेगी, इनको प्रबंध करेगी, मैनेज करेगी ये, और उसका क्या प्रयोजन है इसके लिए देखेगी। अब क्या क्या चीजें हैं देखो, समस्त नीत सार्वजनिक भूमि, जितनी भी नीत सार्वजनिक भूमि आ रही है वो सभी इसके अंतर्गत आ रही है। अब इसके नगर या कस्बे के समस्त सार्वजनिक प्रकोटे, द्वार, बाजार, वधशालाएं, खाद और विष्टा के डिपो, प्रत्येक प्रकार के सार्वजनिक भवन नगर पालिका निधि से निर्मित किए गए, संधारित किए जाएंगे। ये सब जो प्रकोटे वरकोटे सब आ गए इसके अंतर्गत, जो भी सार्वजनिक चीजें आ रही है इसके अंतर्गत आ रही है। देखो क्वेश्चन कहां बनेगा मैं अभी बता दूंगा आपको। समस्त सार्वजनिक तालाब, जलधाराएं, जलाशय, कुंड, जल सेतु, नलिकाएं, सुरंगें, ये पुल, भवन, संक्रम वस्तुएं, किसी सार्वजनिक तालाब कुएं से अनुरूप कोई पार्श्वस्थ भूमि जो निजी संपत्ति नहीं हो, उसके चिपकी हुई भूमि है पर जो निजी नहीं है, वो उसकी नगर पालिका के अंतर्गत आएगी। ओ सॉरी, आपको बड़ा करना चाहिए है ना। किसी मार्ग में उसके पार्श्वस्थ या उसके नीचे समस्त सार्वजनिक मल नालियां, जल श्रेणियां, सुरंगें, पुलिये सब इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कहां से बनेगा वो भी मैं बता दूंगा। समस्त सार्वजनिक मार्ग, पटरियां, उन पर पत्थर, अन्य मार्गों में उपलब्ध कराए गए समस्त वृक्ष, जितने भी ऐसे मार्गों पर उपलब्ध कराए गए समस्त वृक्ष, परिनिर्माण सामग्री, उपकरण और वस्तुएं, सभी सार्वजनिक उद्यान, चौक, सार्वजनिक खुली जगहें, नदियां, जलधाराएं, सार्वजनिक घाट, जितने भी तालाबों पर आए हुए घाट वगैरह, ये भी इनके। ऐसी सरकारी भूमियां जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित हो या बाहर हो, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर स्थित हो या बाहर हो, यहां से क्वेश्चन बन रहा है, जिन्हें राज्य सरकार सामान्य विशेष आदेश द्वारा नगरपालिका में नियत करे। इसका मतलब नगरपालिका इनके अंतर्गत क्या है, नियत कर सकती है ऐसी कोई भी भूमि। समस्त सार्वजनिक लैंपों के खंभे, उनसे संबंध उपकरण, ये सब इसके अंतर्गत आएंगे। समस्त सरकारी भवन, समस्त निजी भूमियां, भवन जो दान या अन्यथा अंतरित किए गए हों, यहां से भी क्वेश्चन बनता है दान वान से, ठीक ना। अब देखो यहां से आ रहा है, मर्द शरीरों के निर्वर्तन, डिस्पोजल के लिए समस्त सार्वजनिक स्थान उनको छोड़कर जो इस निमित्त किसी विशेष विधि द्वारा शासित है। इसका मतलब कि जो शमशान घाट बने हुए हैं, ठीक नहीं, वो नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत मर्द शरीरों के निर्वर्तन, डिस्पोजल के लिए जो समस्त सार्वजनिक स्थान है, ये नगरपालिका के अंतर्गत, नगरपालिका का इन पर कोई इस प्रकार का एकाधिकार नहीं होगा, नहीं तो नगरपालिका कभी इनके अंतर्गत यहाँ प्लॉटिंग हो जाती, ठीक है ना। तो ये चीज इसके अंतर्गत आपको ध्यान रखनी है। सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक स्थान पर यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सभी ठोस और अपशिष्ट तथा मृत पशु तथा पक्षी सम्मिलित है। अब ये एक्ट के बिना ऐसी चीजें पकड़ में नहीं आती है। सभी भटके हुए जानवर तथा प्राइवेट व्यक्ति
कि नहीं है, क्योंकि मैं भी यदि मैनिपुलेट करूंगा तो मैं मेरे हिसाब से करूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं तो आपने ओरिजिनल चीज़ पढ़ी है, मैंने मैनिपुलेट किया है, और उसके बाद में आपको अच्छे से इसको करना है। तो सभी भटके हुए जानवर, भटक गए हैं जानवर, इस जो भी जितने सांड घूम रहे हैं ये सब नगर पालिका के हैं, ठीक नहीं, परंतु कोई प्राइवेट व्यक्ति का नहीं हो। भटक गया पर प्राइवेट व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। ठोस अपशिष्ट, मृत पशु पक्षी, ये सब किसके हैं? नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा देखो और क्या दिया हुआ है, राज्य सरकार की उपधारा के खंड एक जगह के अधीन नगर पालिका में नीति है कि किसी भी सरकारी भूमि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निबंधनों पर जो राज्य सरकार अवधारित करे समय समय पर पुनर्ग्रहित करने के लिए सक्षम रहेगी। राज्य सरकार ने यदि कोई चीज दी है तो उसे वापस से उसे ले सकती है। देखो यहां से क्वेश्चन बन रहा है, ये 5 स्टार लगाया मैंने। यदि जांच के दौरान जांच करने पर यह पाया गया कि नगरपालिका ऐसी भूमि का कोई कुप्रबंधन कर रही है, उसका अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर रही है, ऐसी भूमि जो राज्य सरकार द्वारा लोकहित में अन्यथा अपेक्षित हो, सरकार जब चाहे इसके अंतर्गत भूमि को ले सकती है। यदि कुप्रबंधन करे तब भी ले सकती है और कोई लोकहित के अंतर्गत भी ले सकती है। ये तो हुआ 7 और 68 की बात की। अब देखो 68(1) की बात करते हैं। ये बात आती है ना, ये 68 क है या फिर 68A है, ठीक है ना। ये जिसके अंतर्गत भी A है, क है, इसका मतलब ये किसी न किसी संशोधन के तहत शामिल हुए हैं। ये क्या है 68 क्या हुआ, संशोधन के तहत इसके अंतर्गत शामिल किए गए। ये 2021 के शायद संशोधन के तहत ही इसको 68K को जोड़ा गया है। देखो इसमें क्या चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ें दे रखी है आपको। जो अमेंडमेंट हो रखे हैं वो और अच्छे से देखने चाहिए। पहले अमेंडमेंट इनको शामिल नहीं किया था, मैंने सोचा एक साथ में क्लास लेंगे, पर ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपके साथ के साथ ही देखते जाइए। भूमि का नगरपालिका में निहित होना उसका वयन होता है, इसका उपयोग क्या है, इसका किस प्रकार से उपयोग, कैसे उसका वयन किया जाए, कैसे उसका उपयोग किया जाए, कैसे उसको यूज किया जाए। नगरपालिका में निहित होना तथा उसका वयन, उसका उपयोग करना। देखो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, ये जो अपने टेनेसी एक्ट बना हुआ है 1956 के अधिनियम 15 में अंतर्विष्ट जो उसके अंतर्गत शामिल किए गए किसी बात के होने पर भी इस अधिनियम की धारा 103 में यथा परिभाषित भूमि उक्त धारा के खंड क और के निर्दिष्ट भूमि जो नगरपालिका क्षेत्र के अधिनियम की धारा 102, ये सारे भू राजस्व अधिनियम के धाराएं दे रखी है के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के पास वयन के लिए रखी गई नजुल भूमि को छोड़ करके, देखो यहां से क्वेश्चन बनेगा, नजुल भूमि को छोड़ करके इस अधिनियम की धारा 5 के अधीन नगरपालिका में स्थापित होने के तुरंत पश्चात नगरपालिका को सौंपी गई उसमें नीति ही समझी जाएगी। जो भी नगरपालिका ये बनाई है या इसमें शामिल कर दी गई है या कोई ग्राम पंचायत इसमें शामिल कर दी गई है, तो सीधी सीधी बात क्या होगी, ये अपने भूमि नगरपालिका के अंतर्गत ही नीति होगी। अब यहां पर कहा है नजुल भूमि को छोड़कर, ये नजुल भूमि क्या है, तो भाई ये कोई नगरपालिका क्षेत्र है। इस नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत यहां क्या है, आबादी वाला क्षेत्र है। ये आबादी वाला जो क्षेत्र है इस पर सीधा सीधा जो है वो राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें नगरपालिका का कोई रोल नहीं रहता है, उसे कहते हैं नजुल भूमि। यदि कोई ग्राम पंचायत है वहां पे भी जो आबादी भूमि है और कोई नगरपालिका है उसके अंतर्गत भी जो आबादी भूमि है, ये आबादी भूमि क्या कहलाती है, अपने नजुल भूमि कहलाती है। तो इसको इसके अंतर्गत नगरपालिका के अंतर्गत ऐसा इसका उपयोग वगैरह नहीं की जा सकती है ना। ऐसा नहीं कि आबादी भूमि के अंतर्गत ही छेड़छाड़ करने शुरू कर दे। नगरपालिका को सौंपी गई उसमें नीति हुई समझी जाएगी, इसको छोड़ करके ये ध्यान रखना है। जो ऐसी भूमि जो राज्य सरकार के लिए उसे निमित्त या ग्रहण करेगी, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकेगी, इसका वयन उपयोग कर सकेगी, ऐसी शर्तों तथा निर्बंधन के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार, देखो सरकार ही सबसे बड़ी चीज है, जो ऐसा राज्य सरकार समय समय पर अधिकथित करेगी और ऐसी रीति से कर सकेगी जैसा समय समय पर बीते। परंतु नगरपालिका किसी भी ऐसी भूमि का वयन, देखो सरकार ने जैसा चाहे उसके अकॉर्डिंग तो करना है वयन, हाँ उस पर कोई विकास किए बिना कराए बिना भी कर सकती है। जरूरी नहीं कि वो हर चीज के अंतर्गत ये क्षेत्र नगरपालिका के अंतर्गत आ गया तो उस पर विकास कराए उसका वयन उसका उपयोग कर सकती है। ऐसा विकास किए जाने या कराए जाने के पश्चात जो वे ठीक ऐसी परिसुविधा या शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगी जो वे योजना अधिरोपित करना समझी नहीं समझे।
ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति के अनुसार विकास सुनिश्चित करने के लिए नगरपालिका द्वारा उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सिवाय किसी भी भूमि के विकास को कराया नहीं जाएगा। नगरपालिका द्वारा उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण जो उसका सुपरविजन है के अधीन के सिवाय किसी भी भूमि का विकास नहीं किया या कराया नहीं जाएगा। इसका मतलब नगरपालिका का सुपरविजन बहुत ही जरूरी है, उसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। अब नगरपालिका में निहित किसी भूमि को किसी समय विकास प्राधिकरण यथा स्थिति नगर सुधार न्यास, कोई नगर सुधार न्यास बना दिया, उसको ट्रस्टी बना दिया तो अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए, सरकार चाहे तो किसी भी प्रयोजन के लिए यदि कोई ट्रस्टी बना दिया जाए या कोई उसको अपने भूमि विकास कोई प्राधिकरण बना दिया जाए की अपेक्षा की जाए तो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी भूमि विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास यथा स्थिति राज्य सरकार के किसी विभाग को ऐसे निर्बंधनीय शर्तों पर जो ठीक समझे सौंप सकेगी। मतलब कि लगता है राज्य सरकार को कोई न कोई उपयोग की चीज़ है तो राज्य सरकार को वह चीज़ सौंपी जा सकती है। नजुल भूमि भी इसी के अंतर्गत आती है, जो 68 क कह दीजिए या ए कह दीजिए। अब नगरपालिका द्वारा अर्जित या राज्य सरकार द्वारा अर्जित नगरपालिका की अहरित समस्त भूमि का व्ययन नगरपालिका द्वारा उसी रीति से किया जाएगा जिस भूमि से विहित की गई है। जैसे सार्वजनिक भूमि को रीत की गई उसी प्रकार से किया जाएगा। तो ये अपन ने कुछ चीज़ें देखी। देखो 67 में संपत्ति अर्जन धारण करने की शक्ति दी हुई थी। ये नगरपालिका संपत्ति अध्याय 4 के अंतर्गत है, धारा 67 से 65 तक दिया हुआ है। फिर इसमें यहाँ पर सरकार किसी न किसी रूप से आरक्षित रख सकती है, यही बात इसके अंतर्गत मुख्य चीज़ है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखोगे जो मर्द शरीरों के डिस्पोजल के लिए जो समस्त सार्वजनिक स्थान है ये नगरपालिका क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आएंगे। सभी भटके हुए जानकर भटके हुए पर प्राइवेट व्यक्ति के नहीं होने चाहिए, ये इसी क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखो इसके अंतर्गत ये राज्य सरकार कभी भी लगे तो उसे पुनर्रहित कर सकती है यदि भूमि का कुप्रबंधन हो रहा है या लोकहित में उनको सरकार को आवश्यकता है। 68 क का अंतर्गत क्या चीज़ दी हुई है कि यदि नजुल भूमि को छोड़ करके जो क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका को सौंप दी है वो नगरपालिका की रहेगी, ये चीज़ आती है। इसके अलावा राज्य सरकार को लगता है कि उस भूमि के कोई नगर सुधार न्यास करना हो या कोई भूमि विकास प्राधिकरण हो तो सरकार उसके अंतर्गत उसको ले सकती है, कुछ शर्तों पर ले सकती है, उसको कर सकती है ना। अब इसके बाद अर्जित या राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के समस्त भूमि का व्यय नगर पालिका उस रीति से किया जाएगा जो भूमि के जो सार्वजनिक स्थानों के लिए की जाती है उसी प्रकार से कर देंगे। तो ये अपन ने कुछ मोटे मोटे तौर पर बातों को समझा है। अब देखो इसका हमने समरी नोट्स नहीं बनाए, इसी की समरी देख लेते हैं। देखो समरी देखना भी बहुत जरूरी है। अब अपन ने देखो मुख्यतः चीज़ें देखें तो अपन ने पढ़ा नगरपालिका संपत्ति। क्या पढ़ा? नगरपालिका संपत्ति। अब नगरपालिका की जो संपत्ति है ये कौन सा है? अध्याय। सबसे पहले ध्यान होना चाहिए इसका अध्याय किस में है, तो अध्याय कौन सा? इसका 4 आया हुआ है। अब इसकी धाराएं देखनी है, कौन सी धारा से दी हुई है, तो धारा 67 से लेकर के 75 तक दिया हुआ है। अब इसको देखो आप जैसे नोट्स बनाओगे तो कैसे बनाओगे? इस प्रकार से, जैसे आज चीज़ अपन ने 2-3 चीज़ें देखी। धारा 67 देखिए, 67 छोटा ही है तो आपको इसमें सीधी सी बात है, इसमें क्या चीज़ है? संपत्ति को अर्जित करने, एक्वायर्ड, अर्जित करने और धारण करने की शक्ति, और धारण करने की शक्ति किस प्रकार से उसको धारण किया जा सकता है ना, ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत दी है? 67 के अंतर्गत। उसको दान द्वारा दी जा सकती है, उसको इस नगरपालिका क्षेत्र के भीतर भी हो सकती है, बाहर भी हो सकती है, और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है, वो क्रय कर सकती है। ये सारी चीज़ें क्या होती है? 67 के अंतर्गत दी हुई है। अब नेक्स्ट आती है 68। धारा क्या है? 68। ये है नगरपालिका की संपत्ति का नीत होना। संपत्ति का नीत होना, कौन कौन सी संपत्ति है जो नगरपालिका के अंतर्गत नीत होगी? सबसे बड़ी देखो, इसमें सिंपल यदि देखा जाए तो जो नगरपालिका बना दी है ये नगरपालिका बन गई है, या 2 नगरपालिकाओं को शामिल कर दिया गया है, या किसी ग्राम पंचायत को इसमें शामिल कर दिया गया, तो ये जो इसके अंतर्गत आने वाली समस्त जो सार्वजनिक चीज़ें हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएगी। पर एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें भटके हुए जानवर भी इसी के अंतर्गत, इन्हीं की भूमियाँ इन्हीं के आएंगे। परकोटे ले लो, राज्य सरकार के समस्त सार्वजनिक भूमियाँ ले लो, सार्वजनिक भवन ले लो, इसके अलावा सार्वजनिक तालाब, घाट इत्यादि सारे आ रहे हैं। पर जो मर्त शरीर है ये यहाँ से ध्यान रखना है, मर्त शरीर के जो डिस्पोजल है वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक ना। और जब भी लगता है ये सारी संपत्ति में दी है,
राज्य सरकार इसमें से कोई भी संपत्ति लगता है तो वह उसके लिए कोई इनका कुप्रबंधन कर रहे हैं, या राज्य सरकार को लगता है कि उसके कोई उपयोग के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए रखना चाहती है, तो राज्य सरकार इसको भूमि को ले सकती है। कुल मिलाकर के बात ये चीज़ आ रही है। अब बात आती है इसी 68 के अंतर्गत 68 क के अंतर्गत क्या चीज़ है। अब इसके अंतर्गत भी वही चीज़ है भाई, जो भूमि नगर पालिका में नीत हो गई है उसको उसका वयन करने का, उसका उपयोग करने का अधिकार है। इसमें उपयोग करने के अधिकार दिया गया है, परंतु इसमें भी किसको छोड़ा गया है? नजुल भूमि को छोड़ा गया है। नजुल भूमि कौन सी भूमि है भाई? वह क्षेत्र जो नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत, पेरिफेरी क्षेत्र के अंतर्गत आ रहा है, परंतु वह क्षेत्र क्या है? आबादी वाला क्षेत्र है, तो इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी। बाकी यदि उस भूमि के अंतर्गत कोई विकास भी नहीं कर रहा है तो भी वह भूमि का उसके अंतर्गत उपयोग कर सकता है। परंतु जब राज्य सरकार को लगता है उसकी भूमि में से राज्य सरकार किसी उपयोग के लिए लेना चाहती है तो वह इसके अंतर्गत धारित कर सकती है। तो ये अपने सारी चीज़ें समराइज करके देखा है। तो आज आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आज अपन इतना ही लेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स ए लॉट।